हार्डी-वेनबर्ग रूल, हार्डी-वेनबर्ग नियम। ये नियम जो है आबादियों में विकास को प्रदर्शित करता है। विकास से संबंधित समय समय पर अनेक वैज्ञानिकों के द्वारा अवधारणाएं प्रस्तुत की गई। जैसे लैमार्क ने बताया था कि जो है अंगों के प्रयोग एवं अनुप्रयोग से जो है नई जातियों की उत्पत्ति होती है। उसी प्रकार जो है डार्विन के अनुसार ने बताया था कि जो है प्राकृतिक चयन के द्वारा जो है विकास होता है। और हुगो डुबरीज ने बताया कि उत्परिवर्तन के द्वारा जो है जैव विकास होता है। इन सबसे अलग मत प्रस्तुत करते हुए हार्डी-वेनबर्ग ने जो है विकास के लिए एक रूल बनाया। उन्होंने सबसे पहले आबादी के लिए जो है एक क्राइटेरिया निर्धारित किया और उन्होंने बताया कि आबादी का क्राइटेरिया निम्न होना चाहिए। आबादी जो है बड़ी आबादी होनी चाहिए और आबादी में जो है प्रत्येक सदस्य के बीच जो है लैंगिक जनन अर्थात रैंडम मीटिंग होनी चाहिए। अगला क्राइटेरिया निर्धारित किया कि जितने भी सदस्य आबादी में हों सबके सब सदस्य जो है द्विगुणित होने चाहिए और आबादी से किसी भी सदस्य का जो है देशांतरण नहीं होना चाहिए और आबादी में कोई भी प्राकृतिक चयन नहीं होना चाहिए और ना ही आबादी में उसके आनुवंशिक पदार्थ में कोई म्यूटेशन होना चाहिए। तो इस तरह से जो है इस आबादी में जो है कोई विकास नहीं होता है। तो इससे जो है इनकी आबादी की जो जीन आवृत्तियाँ होती हैं वो सदैव पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर और नियत रहती हैं। तो हार्डी-वेनबर्ग ने यह नियम जो है नॉन इवोल्यूशनरी आबादी के लिए बताया, मतलब ऐसी आबादी के लिए बनाया जिसमें विकास की कोई संभावना नहीं होती है। तो इस नियम के अनुसार जीन आवृत्ति किसी जनसंख्या में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थायी और स्थिर रहती है। इसी को जो है हार्डी-वेनबर्ग संतुलन अर्थात हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम कहा जाता है। ये सिद्धांत जो होता है एक संतुलन का सिद्धांत होता है जो यह बताता है कि किसी जनसंख्या में जीन की आवृत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी स्थायी और स्थिर रहती है। इसे ही आनुवंशिक संतुलन कहा जाता है। सभी एलील्स आवृत्तियों का योग एक होता है और जिसे हम निम्न समीकरण के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसी को हम हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन भी कहते हैं। और ये समीकरण जो होती है P + Q = 1, जहाँ P प्रभावी एलील्स की आवृत्ति को प्रदर्शित करता है और Q जो है अप्रभावी एलील्स की आवृत्ति को प्रदर्शित करता है। अब जो है हार्डी-वेनबर्ग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो हार्डी-वेनबर्ग के रूल को जो है प्रभावित कर सकते हैं। तो 5 कारक ऐसे होते हैं जो हार्डी-वेनबर्ग को प्रभावित अर्थात हार्डी-वेनबर्ग के रूल को प्रभावित कर सकते हो। इनमें पहला कारक होता है आनुवंशिक विचलन, मतलब किसी भी आबादी से जो है आनुवंशिक विचलन नहीं होना चाहिए। मतलब आबादी बड़ी होनी चाहिए, आनुवंशिक विचलन जो है उतना ही कम। जितनी छोटी आबादी होगी आनुवंशिक विचलन उतना ज़्यादा होता है। यदि आनुवंशिक विचलन होगा तो हार्डी-वेनबर्ग का लॉ प्रभावित होगा। अगला इसको प्रभावित करने वाला कारक है उत्परिवर्तन। किसी भी आबादी के आनुवंशिक पदार्थ अथवा उसकी जीन में किसी तरह का कोई म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। अगला प्रभावित करने वाला कारक है आनुवंशिक पुनर्वियोजन। उसके आनुवंशिक पदार्थ में किसी प्रकार का भी जेनेटिक रिकम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, नहीं तो हार्डी-वेनबर्ग का जो लॉ है वो प्रभावित हो जाता है। अगला प्रभावित करने वाला कारक है जीन पलायन अर्थात जीन प्रवाह। तो एक आबादी से
दूसरी आबादी में किसी सदस्य का आवागमन नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो है हार्डी वेनबर्ग जो है लॉ प्रभावित हो जाता है। अगला कारक है प्राकृतिकरण। किसी भी आबादी में किसी भी तरह का जो है प्राकृतिक चयन नहीं होना चाहिए। तो ये 5 प्रमुख कारक हैं जो हार्डी वेनबर्ग लॉ को प्रभावित कर सकते हैं। ये 5 कारक जो हैं प्रमुख रूप से हार्डी वेनबर्ग को प्रभावित करते हैं। अब जो है हम हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन के बारे में जानते हैं। हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन को डिराइव करने के लिए आप जो है इस फार्मूले को अपना सकते हैं। इस तरह से जो है हार्डी वेनबर्ग समीकरण को डिराइव किया जा सकता है। माना किसी आबादी के जीन पूल में एक जीन युगल कैपिटल ए स्मॉल ए को 1 मान लिया जाए। किसी आबादी का जीन पूल में एक जीन युगल क्या है, कैपिटल ए और स्मॉल ए है, उसको क्या कर दिया जाए, 1 माना जाए। और प्रभावी जीन इसका कैपिटल ए हो और अप्रभावी जीन स्मॉल ए की आवृत्ति को क्रमशः पी तथा क्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाए। तो इसके लिए जो समीकरण बनती है वो समीकरण होती है P + Q = 1। ये जीन आवृत्ति के लिए होता है। इसी प्रकार जो है अगली समीकरण जो है इसकी P + Q का होल स्क्वायर = 1, ये जो है जीनोटाइप आवृत्ति के लिए होती है। अथवा इसे जो है हम P² + 2PQ + Q² = 1 के रूप में भी लिख सकते हैं। इस समीकरण का अर्थ है कि जब तक आबादी के जीन पूल पर विकासीय कारकों का प्रभाव नहीं होता है, इनके जीन एलील्स आवृत्तियाँ नहीं बदलती है। यदि किसी जीव की आबादी का जीन पूल स्थायी रहता है तो इसका अर्थ है कि उसमें जैव विकास नहीं हो रहा है। यदि किसी आबादी का जीन पूल स्थायी है तो उसका विकास नहीं होता है। जीन पूल जो है एक आबादी के सभी सदस्यों के सभी आनुवंशिक लक्षणों के सभी जीन्स सम्मिलित रूप से आबादी का जीन पूल बनाते हैं। एक आबादी के सभी सदस्यों के सभी आनुवंशिक लक्षणों के सभी जीन्स जो है सम्मिलित रूप से जीन पूल का निर्माण करते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हम जब भी कोई ऐसा वीडियो अपलोड करें तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो।